Good afternoon, everyone. Today our topic is emergence of new forces. ये टॉपिक जो है ये उस समय का है जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद कैसे स्वराजिस्ट का जन्म हुआ, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसका जन्म हुआ. कुछ लोग ऐसे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिन्होंने स्वराजिस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसे अपोज किया और गांधी जी के निर्देशन में रहकर कंस्ट्रक्टिव वर्क आईएनसी के पैसिव फेज में करना पसंद किया, जिससे कि वो आगे के मतलब नियर फ्यूचर होने वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए एक तरीके से एक फाउंडेशन जो है उसे रख सके. तो यहाँ पर अब हम 1930 ऑनवर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे. अब जब हमने बात की स्वराजिस्ट और नो चेंजेस की, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो आम जनता से उठकर ना कि सिर्फ एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे थे, एक नेशनल फ्रंट पर काम कर रहे थे, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इंटरनल लेवल पर मतलब इंटरनल क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स से तंग आकर अब उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हो गए थे. ये कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली रीजनल लेवल पर थे. कोई लोअर कास्ट मूवमेंट के तौर पर सामने आया अगेंस्ट द ऑपरेशन डन बाय द ब्राह्मण्स या फिर ज़मींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट, मनी लेंडर्स. इन सब लोगों के विरोध में इन मूवमेंट्स का जो था एक तरीके से रीजनल लेवल पर जन्म हुआ. अब हम बात करते हैं टॉपिक की. ये कौन सा समय है 1930 के बाद का, जब मासेस जो हैं वो कम्प्लीटली अवेयर हैं, अवेकेंड हैं अपने अपने पॉलिटिकल दायित्वों और स्ट्रगल को लेकर. पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑलरेडी एक नेशनल फ्रंट पर चल रहा है, ठीक है. जब हमारे जो देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और हर जगह जाकर जनता को अवगत करा चुके हैं नेशनल लेवल पर होने वाले इन मूवमेंट से. उसके बाद इंटरनेशनल थिंकर्स का, यहाँ पर पॉलिटिकल थिंकर्स का इमर्जेंस हुआ है. लोगों को हिंदुस्तान में उनके आइडियोलॉजी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, पर जो भी जिस भी लेवल की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है वो उससे कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस होकर उस चीज़ को अब अपने एक्शंस में ला रहे हैं. इसमें मेन पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे उनकी आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म पे बेस्ड थी और सोशलिज्म पे बेस्ड थी. इससे क्या हुआ, लेफ्ट विंग का जन्म हुआ हिंदुस्तान में, जिससे दो बड़े नेता जो थे आईएनसी के वो इंस्पायर हुए, जिसमें जे एल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी दो बड़े नाम थे. उसके बाद ये वो समय भी था जैसे मैंने बताया था कि चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी का जो विड्रॉल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो विड्रॉल करना था उससे लोग काफ़ी ज़्यादा निराश थे. रेवोल्यूशनरीज़ ने उनका सपोर्ट किया था तो वो भी निराश थे. आईएनसी के लोग जो चाहते थे कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बड़े फ्रंट पर लाया जाए, टैक्स रिवोल्ट्स वगैरह भी हो रहे थे, तो वो चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हम शुरुआत करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया. और गांधी जी ने जब इसे विड्रॉ कर लिया तो सभी लोग जो थे वो गांधी जी के कहीं ना कहीं विरोध में खड़े हुए थे. और सोवियत यूनियन जो इस समय सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे बेस्ड अपनी स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. यहाँ पर 1929-30 का जो सेशन था आईएनसी का, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी का जो गोल था वो कंप्लीट स्वराज कर दिया था, पूर्ण स्वराज, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि स्वराजिस्ट के दो गुट पैदा हो चुके थे स्वराजिस्ट में. एक थे रिस्पॉन्सिविस्ट और एक थे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट. तो जो रिस्पॉन्सिविस्ट थे जो अगला आने वाला इलेक्शन था उसे लड़ना चाहते थे और एसोसिएशंस में रहना कंटिन्यू करना चाहते थे. ये सभी लोग जो थे वो अब एसोसिएशंस के कार्यभार से अब हट चुके थे और कम्प्लीटली पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को उत्तीर्ण करने के लिए अब काम करने वाले थे. इस समय इंटरनेशनल करंट्स में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है. आइडियोलॉजीज फॉर्म हो रही हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तक पहुंच रही है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है. यहाँ पर नेशनलिज्म और एंटी इम्पीरियलिज्म की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उसमें सोशल जस्टिस और इंटरनल क्लास ऑपरेशन का एक काफ़ी ज़्यादा वेटेज हमें देखने को मिल रही है. सोशल जस्टिस से मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि कास्ट मूवमेंट्स चलेंगे अब, या फिर स्टूडेंट्स के लेवल पर मूवमेंट्स चलेंगे, नॉन ब्राह्मणिज्म मूवमेंट्स चलने वाले हैं,
अपर कास्ट ऑपरेशन जो होता है, या ज़मींदार्स या लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, ये सब जो ऑपरेशन करते हैं आम जनता का, ये सभी लोग अब खड़े होने वाले हैं। मतलब रीजनल लेवल पर भी एक तरीके से लोग अपने जो कंडीशंस है उसमें बदलाव अब लाना चाह रहे थे, ना कि सिर्फ एंटी ब्रिटिश, बट जो जिस किसी से भी प्रॉब्लम थी, जो भी अपने अपने समाज में जिससे भी सालों सालों से एक तरीके से ऑप्रेस हो रहा था या मुसीबतें झेल रहा था, अब हर आम जनता जो है, हर आम इंसान जो है, वो उसके अगेंस्ट अब खड़े होने वाला था। इसी बीच में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ ताशकंद में, जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। 1920 में ऐसा हुआ है। इसमें एम.एन. रॉय, अबानी मुखर्जी और कुछ और बाकी लोग भी थे जो इसके मेंबर्स रहे। अबानी मुखर्जी के बारे में हमने, इफ़ यू रिमेंबर, रास बिहारी बोस के बारे में हमने बात की है, और मैंने बताया था कि 1915 में जब बाघा जतिन को मार दिया गया था सितंबर 1915 में बालासोर कोस्ट में, उड़ीसा में, ड्यूरिंग जर्मन प्लॉट प्लान, उस समय रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए थे, और वहाँ पर हमने एक लाइन ऐड की थी कि अब ये अबानी मुखर्जी के साथ जापान में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में आर्म्स प्रोक्योरमेंट का काम करने वाले हैं, और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी है उसके एक मेंबर के तौर पर काम करेंगे। तो वहाँ पर आपने अबानी मुखर्जी के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि इसका जो फर्स्ट इलेक्टर थे वो थे एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो सेकेंड कांग्रेस ऑफ कमिट्रन के टाइम पर हुआ है। कमिट्रन क्या है, मैंने बताया था, कम्युनिस्ट की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी उन्हें कमिट्रन का नाम दिया गया। तो जब सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद इस पार्टी का जन्म हुआ, और इसके फर्स्ट इलेक्टेड लीडर थे एम.एन. रॉय। अगर आपने इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग पढ़ी है तो वहाँ पे आपने सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और प्लानिंग के बारे में के टाइम पर आपने एम.एन. रॉय का नाम सुना है, जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सोशलिज्म पर करने की बात की थी। वहाँ पर जैसे पीपल प्लान वगैरह वगैरह आपने पढ़े हैं, तो वहाँ पर एम.एन. रॉय का नाम हमने सुना हुआ है। उसके बाद जो कम्युनिस्ट थे देश के, उनके एंड से 3 मेन कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं। एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी है 1922 की, दूसरी कॉन्स्पिरेसी है 1924 की, और तीसरी कॉन्स्पिरेसी है मेरठ कॉन्स्पिरेसी 1929 की। 3 कॉन्स्पिरेसीज हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1922, 1924 कानपुर कॉन्स्पिरेसी, एंड 1929 की मेरठ कॉन्स्पिरेसी। इन कॉन्स्पिरेसीज के ज़रिए कम्युनिस्ट जो थे वो देश में कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवा रहे थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट काम कर रहे थे। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ऐसा एक्ट आया था जिसे एसोसिएशंस में रहकर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इंडियंस थे उन्होंने उस बिल को पास होने से रोक दिया था। उस बिल में यही बात हुई थी कि फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पर जो काम कर रहे हैं, जो थिंकर्स हैं या फिर कम्युनिस्ट जो उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और पूरे देश में एक तरीके से डेपुटेशंस भेज रहे हैं लोगों को अपनी इस आइडियोलॉजी से अवगत कराने का, तो उनके अगेंस्ट इस बिल को पास करना था। पर ऐसा इंडियंस जो थे वहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने इस बिल को रोक दिया था। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हमारे देश में भी होने लगी थी, जिनमें 3 मेन कॉन्स्पिरेसीज थी, लाहौर, कानपुर और मेरठ कॉन्स्पिरेसी। तो इसी कॉन्स्पिरेसी के चलते कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924 जो मैंने बताया, इसमें कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिस्टों को जेल करा दी गई थी, जिसमें मेन नाम थे S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। उसके बाद 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस फिर से हुई कानपुर में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक फॉर्मल फाउंडेशन जो था वो रखा गया। उसके बाद 1929 में गवर्नमेंट जो थी वो कम्युनिस्ट पर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन का मतलब है रिप्रेस करना, अग्रेशन दिखाना या किसी को सप्रेस करना। तो कम्युनिस्ट पर 1929, जैसे मैंने बताया, मेरठ कॉन्स्पिरेसी समय में हुई है। तो गवर्नमेंट जो थी इन लोगों के ओपनली अगेंस्ट आई और इन्हें रिप्रेस करने की कोशिश की। इस समय 31 कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट और लेफ्ट विंग के जो लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट किया गया और उनको ट्रायल के लिए भेज दिया गया। ये देखिए,
मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टीज वर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर इंडिया एंड दे प्रोपोगेटेड मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज। एक्चुअली ऑलमोस्ट 1924 कानपुर कॉन्स्पिरेसी के बाद ब्रिटिश ने इस बात को फैला दिया था कि अब कम्युनिस्ट जो हैं वो देश से उभर चुके हैं, अब कम्युनिस्ट जो भी कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं वो उसके बाद नहीं होगी क्योंकि हमने उन्हें जेल में डाल दिया है। लेकिन फिर से मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ और ब्रिटिश जो था वो जम पर इन लोगों पे बरसा, रिग्रेशन किया इनका। और इसके बाद और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर वर्कर्स और पेजेंट्री क्लास जो थी, जो वर्किंग क्लास थी, वो सामने आई और उन्होंने मार्क्सिज्म और जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज़ जो थे वो पूरे देश में कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स के ज़रिए प्रोपोगेट करना शुरू कर दिए थे। ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ग्रुप्स बने, ये सभी आगे जाकर आईएनसी के बराबर में काम करने वाले थे। पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इंडियन यूथ जो था वो भी एक्टिव हो चुका था, स्टूडेंट लीग्स बनने लगी थी और जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी अपनी लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे थे। इसमें बहुत फेमस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। ये 1928 में हुई थी और इसका जो प्रेसिडेंटशिप है इसे प्रिसाइड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद पेजेंट्स एजिटेशंस, जो हमारा जो फार्मर्स क्लास है उन्होंने भी एजिटेशंस और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। उस समय टेनेंसी लॉज जो थे, लैंड टेनेंसी लॉज, उसे रिवाइज किया गया था। ये रिविजन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे हम यूपी कहते हैं, रंपा रीजन ऑफ आंध्रा, हम रंपा मूवमेंट पढ़ते हैं, काफ़ी फेमस है, राजस्थान में भी हुआ है। और जो राउतवारी सिस्टम है बॉम्बे और मद्रास में चलता था, इन सभी एरियाज़ में लैंड टेनेंसी लॉज जो थे उसे रिवाइज किया गया था। यहाँ पर मैंने दो और सिस्टम्स का नाम लिखा है, ज़मींदारी और महलवारी। तो आप इन तीनों ही सिस्टम्स को अपने अपने नोट मेकिंग में मेंशन कर सकते हो। रावतवारी सिस्टम बॉम्बे और मद्रास में था, ज़मींदारी सिस्टम बंगाल उड़ीसा वाले एरिया में था और महलवारी सिस्टम मद्रास मतलब साउथ इंडिया में मोस्टली था। ठीक है। उसके बाद गुजरात में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें एक अच्छा नाम, जो एक बड़ा नाम उभर के आया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सरदार का जो प्रीफिक्स था, जो नाम था, वो वल्लभ भाई पटेल जी को किसने दिया था। तो बारदोली सत्याग्रह की जो औरतें थी उन्होंने इन्हें सरदार नाम जो था उनके नाम के साथ जोड़ दिया था। इसके बाद ट्रेड यूनियंस का जन्म हुआ यहाँ पर। इसमें एक बड़ा नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका जन्म 1920 में हुआ और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय जी और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम था दीवान चमन लाल। उसके बाद खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप्स में प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स, ये ओवरऑल बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो सबसे बड़ी इन्होंने प्रोटेस्ट कंडक्ट करवाया था। इस समय एजिटेशन हुआ। इसमें बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स के तकरीबन 1.5 लाख वर्कर्स जो थे वो 5 महीनों तक स्ट्राइक पे रहे थे। उसके बाद बकिंगम कर्नाटक मिल्स, इसके वर्कर्स ने भी स्ट्राइक की। तो तकरीबन 1928 तक देश के 5 लाख वर्कर्स जो थे वो अलग अलग जगह पर स्ट्राइक कर रहे थे और ब्रिटिश का जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो वर्किंग क्लास जो काम करती थी, जो लेबरर्स काम करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से मिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो देखने को मिला था। पूरे देश में एजिटेशंस और प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसके बाद 1923 में 1 मई डे जो था वो मद्रास में सेलिब्रेट किया गया। आपको पता है 1 मई को लेबर डे होता है, तो यू कैन रिलेट इट विद दैट। उसके बाद यहाँ पर कास्ट मूवमेंट्स देखने को मिले। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। जस्टिस पार्टी का जो दूसरा नाम था या जो सच का नाम था उसका था वो था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये मद्रास में इस्टेब्लिश की गई थी ऑन 20 नवंबर 1916 को बाय डॉक्टर सी नतेसा मुडलियार एंड को फाउंडेड बाय TM नायर एंड अदर्स। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मोस्टली नॉन ब्राह्मणिज्म और सोशलिज्म पे बेस्ड थी। यहाँ पर कम्प्लीटली एक ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण डिवाइड जो था वो देखने को मिल रहा था और बेसिकली जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो इस मूवमेंट से जुड़ रहे थे। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आया था। ये मूवमेंट जो था वो पेरियार, जिनका असली नाम है EV रामास्वामी, मद्रास में इनके अंडर शुरू हुआ था। मद्रास में इन्हें इस मूवमेंट को कंडक्ट करवाने के लिए रामानाथम करके एक आदमी थे, उन्होंने बुलाया था। ये लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके लिए इक्वल राइट्स का डिमांड कर रहे थे एंड
they were protesting against the oppression led by upper caste society against द लोअर कास्ट पीपल। उसके बाद सत्यशोधक एक्टिविस्ट जो थे वो सतारा महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव थे। यहाँ पर माहर सत्याग्रह आपने पहले पढ़ा होगा सोशल रिफॉर्म्स के टाइम पर, माहर सत्याग्रह जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कंडक्ट करवाया था। उसके चलते उन्होंने मनुस्मृति के जो कागज़ थे उसे जलाया था, एक पब्लिक टैंक से पानी ढोया था पूरे जो उनकी जो कम्युनिटी थी उसके लोगों ने। उसके बाद भास्कर राव यादव महाराष्ट्र में, इन्होंने काफ़ी काम किया है, कास्ट मूवमेंट्स को लीड किया। माहर्स अंडर अंबेडकर, जैसे मैंने अभी बताया, माहर सत्याग्रह। उसके बाद इजाहवाज जो थे वो अनटचेबल्स हैं केरला के, तो इनका भी एक मूवमेंट चला था जिसके लीडर्स थे के अयप्पन एंड सी केशवन इन केरला। उसके बाद यादव्स इन बिहार फॉर इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्टेटस, ये एक मूवमेंट था जो यादव्स थे बिहार के, उन्होंने भी मूवमेंट एक शुरू किया अगेंस्ट ऑपरेशन। यूनियनिस्ट पार्टी अंडर फैजल हुसैन, ये पंजाब में चला है, ठीक है। अब इसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं जो जिनकी मेन आइडियोलॉजी जो है वो अब सोशलिज्म हो चुकी है। सोशलिज्म के लिए वो सोशलिज्म का प्रोपोगेंडा वो करेंगे, प्लस गांधी के सत्याग्रह विड्रॉल से वैसे ही निराश हैं वो। अब यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिसका जो मेन एरिया ऑफ फोकस था वो रहा पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब यहाँ पर एक और रेवोल्यूशनरी ग्रुप है जिसके बारे में हमने शुरू में ही बात की थी, युगांतर ग्रुप। अनुशीलन ग्रुप्स का एक जो जर्नल था युगांतर, जिसे बाद में युगांतर भी कहा जाता था, और काफ़ी बड़े लोग थे जैसे कि बाघा जतिन वगैरह थे, वो इसी से ही जुड़े हुए थे। तो इनका ये भी कुछ कॉन्स्पिरेसीज कंडक्ट करवा रहे थे, ये भी अब एक्टिव हो चुके थे अपने अपने रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। प्लस यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक रिवोल्ट देखने को मिलेगा वो होगा सूर्यसेन के द्वारा किया गया चिटागोंग रिवोल्ट ग्रुप। सो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके फॉलोइंग लेक्चर में हम बंगाल और पंजाब वाले एरिया में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में हम बात करने वाले। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।